नमस्ते मित्रों, अपने सिलेबस की श्रृंखला में हम आपके लिए नए टॉपिक लाए हैं, जिसका टॉपिक है वर्तमान समय में बांग्लादेश में हुई हिंसा, हुए आंदोलन तथा शेख हसीना जी जो पीएम पद पर वहाँ पर कार्यरत थी, उनकी जो पलटवार हुआ है उनके साथ, वो जो भारत आई हैं अपने देश से, इसके बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में तथा शेख हसीना जी के राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में तथा इस प्रकार हुई हिंसा से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। 1971 में जब यह देश स्वतंत्र हुआ था तो आवामी लीग के नेतृत्वकर्ता शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने इस देश की नींव रखी, इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं तथा इसके प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। जब यह राष्ट्रपति के रूप में पदस्थ हुए थे, उस समय ढाका यूनिवर्सिटी में इनकी पुत्री शेख हसीना एक छात्र नेता के रूप में उभरी। दुर्भाग्यवश 1975 में इन पर हमला हुआ, इनके कुछ साथियों पर हमला हुआ और इनकी हत्या कर दी गई। लेकिन भाग्य की बात यह है कि इस समय शेख हसीना जी ब्रिटेन में थी, अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रहती थी, इसलिए वो वहाँ पे बच गई। कुछ समय बाद शेख हसीना जी ब्रिटेन से भारत आईं, कुछ समय तक भारत रुकीं और भारत से 1981 में अपने देश बांग्लादेश में रवाना हुई। वहाँ इन्होंने अपने पिता की पार्टी आवामी लीग का पुनः नेतृत्व किया तथा अन्य पार्टियों के साथ मिलकर लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन शुरू किया और बांग्लादेश में एक चर्चित चेहरा बनी। पहली बार शेख हसीना जी 1996 में सत्ता में आईं। इस दौरान उन पर जानलेवा हमले भी हुए थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे और जबरन निर्वासित करने की कोशिश भी की गई थी। दुर्भाग्यवश वो अगला चुनाव हार गईं और खालिदा जिया चुनाव जीती। स्थायी सत्ता के रूप में 2009 से 2009 से शेख हसीना जी एक स्थायी रूप में पीएम के रूप में चुनी गई, जो 2009 से 12 सालों के लिए 12 सालों तक, अर्थात अब तक एक पीएम के रूप में, स्थायी पीएम के रूप में कार्यरत थीं। ये तो रहा शेख हसीना जी का बैकग्राउंड, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड। अगर बात करें तात्कालिक जो कार्य हुआ है, तात्कालिक जो हिंसा हो रही है, तात्कालिक जो आंदोलन हो रहा है बांग्लादेश में उनके खिलाफ, उसका क्या कारण है? कोई भी क्रांति हो, कोई भी आंदोलन हो, उसके दो रूप होते हैं। एक होता है उसका दीर्घकालिक कार्ड, एक होता है उसका तात्कालिक कार्ड। 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, उसके भी दो कार्ड थे, एक दीर्घकालिक कार्ड, एक तात्कालिक कार्ड। जो 4 वाले कारतूस था वो एक तात्कालिक कार्ड था। इसके कुछ अन्य बिंदु भी थे, कुछ अन्य योजनाएं थी अंग्रेजों की, जो अन्य शोषण भी थे, जो दीर्घकालिक कार्ड के अंतर्गत आते थे। लेकिन 4 वाला जो कारतूस था वो तात्कालिक कार्ड के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार ये जो क्रांति हुई है बांग्लादेश की, ये जो हिंसा हुई है, उसके भी कुछ दीर्घकालिक कार्ड हैं और कुछ तात्कालिक कार्ड हैं। तात्कालिक कार्ड के रूप में आंदोलन है और अगर इसके दीर्घकालीन कार्डों के रूप में अगर बात करें बिंदुगत, तो सर्वप्रथम पाते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इन विगत 12 वर्षों में इस पार्टी का 12 सालों में ऐसा एकाधिकार हो गया था, ऐसी इसमें छाप जम गई थी कि अन्य जो पार्टियां थी इसमें, वो धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर बढ़ गई थी, एकदम समाप्त होने पर थी। इस राजनीतिक एकाधिकार की जो डर था लोगों का, जो मनोभावना थी राजनीतिक एकाधिकार की पार्टी के प्रति, वो भावना लोगों में आंदोलन के रूप में फूटी। यह तो हो गया पहला कार्ड। अगर दूसरे कार्ड के बारे में बात करें तो दूसरा कार्ड है तानाशाही। इस विगत 12 वर्षों में इस पार्टी की जो भी योजना आई थी, जो भी नियम आए थे लोगों के लिए, वो लोगों द्वारा उन योजनाओं, उन नियमों के खिलाफ जो छोटे मोटे आंदोलन हुए करते थे, उन आंदोलनों को ये पार्टी सामंजस्य साझेदारी से निपटाने की बजाय उन पर सीधा कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन लेती थी। ये जो भावना थी लोगों की, ये जो ठेस भावना थी इस पार्टी के प्रति, वो एक आंदोलन के रूप में उभरी। अगर तीसरे कार्ड के रूप में बात करें तो एक मताधिकार की, जो मताधिकार से लोगों को वंचित करना। ऐसा नहीं है कि इस पार्टी ने पूरी तरीके से मताधिकार से लोगों को वंचित कर दिया। इस पार्टी के कुछ लोग थे, कुछ समूह थे, कुछ वर्ग थे जो इस पार्टी को ही वोट देते थे। सिर्फ वही लोग पार्टी को, वही लोग मताधिकार करते थे। अन्य लोग
पार्टी न हारने की उम्मीद से, अन्य विपक्ष न होने की उम्मीद से वोट डालने ही नहीं जाते थे। लोगों को मताधिकार के लिए मोटिवेट ही नहीं करते थे, उनको प्रेरित ही नहीं करते थे मताधिकार के लिए। इसलिए ये जो पार्टी थी, ये जो पीएम थी शेख हसीना जी, एक समस्त देश की पीएम ना रहकर एक समूह की, एक पार्टी की ही पीएम बनकर रह गई। लोगों की यह जो भावना थी एक आंदोलन के रूप में फूटी। एक जो फाइनल, जो तात्कालीन जो इसका कार्ड बन के आया था वो था आरक्षण। क्या है ये आरक्षण का मुद्दा, आइए देखते हैं। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने एक आरक्षण का सिस्टम कोटा अप्लाइड किया था, जिसके अनुसार जो आरक्षण है 30% जो आरक्षण है 1971 में लड़े हुए स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को नौकरी में दिया जाएगा। बाकी का 40% जो आरक्षण था वो पिछड़े जिलों के लिए अप्लाई कर दिया था, और 10% आरक्षण महिलाओं के लिए अप्लाई कर दिया गया था, और 20% आरक्षण सामान्य छात्रों के लिए अप्लाई कर दिया गया था। इस प्रकार आरक्षण को चुना गया था। अब 1976 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। पिछड़े जिलों का और सामान्य छात्रों का जो आरक्षण था उसको आपस में चेंज कर दिया गया। जो पहले 40% था पिछड़े जिलों का आरक्षण, उसको 20% कर दिया गया, और सामान्य छात्रों का जो 20% आरक्षण था उसको 40% कर दिया गया। आगे चल के 1985 में इसको पुनः परिवर्तित कर दिया गया। पिछड़े जिलों का आरक्षण जो 20% था उसको 10% कर दिया गया। सामान्य छात्रों का आरक्षण जो 40% था उसको 45% कर दिया गया। तो एक नया आरक्षण बिंदु जोड़ा गया, अल्पसंख्यक आरक्षण, जो 5% कोटा निश्चित कर दिया गया। आने वाले 2009 में शेख हसीना की सरकार आई, जिसने 30% जो आरक्षण निश्चित किया गया था स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों के लिए, वो इनके बच्चों के साथ साथ इनके पोतों को भी दिया जाने लगा। ये तो हुआ आरक्षण की बात। आरक्षण का इतना बंटवारा होने के कारण लोगों में इसकी क्रूरता फैल गई, लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। इस आंदोलन को दबाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। तो 2018 में इस आरक्षण को पूरी तरह से, इस उम्मीद से कि लोगों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा, इस उम्मीद से समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये आंदोलन यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। अब 2024 में इस आरक्षण को पुनः लगाया गया, और लागू तो किया गया, लेकिन इसको आरक्षण को कुछ बदलाव के साथ लागू किया गया। वो बदलाव है कि जो 30% जो आरक्षण था स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों के लिए, उस आरक्षण को 30% से चेंज करके अब 5% कोटा रख दिया गया। और विकलांगों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए जो आरक्षण का कोटा रखा गया वो 2% रखा गया, और बाकी का 93% जो कोटा रखा गया वो मेरिट के आधार पर निश्चित कर दिया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को उम्मीद थी कि इस आरक्षण कोटे से, इस बंटवारे से ये आंदोलन शांत हो जाएगा, लेकिन यह आंदोलन शांत नहीं हुआ। यह आंदोलन शेख हसीना की इस्तीफा पर जाकर ही रुका। एक्चुअली अभी भी शांत नहीं हुआ ये आंदोलन, अभी भी ये आंदोलन चल रहा है। बांग्लादेश में अपने हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। शेख हसीना को वहाँ से भगा दिया गया है। और ही इस तात्कालीन, इसके दीर्घकालिक क्या कारण थे इस आंदोलन के, उसके बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर मैं बात करूं कि इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम देखें कि 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, तो इस बांग्लादेश को सर्वप्रथम एक स्वतंत्र, एक स्वायत्त राष्ट्र के रूप में जो मान्यता दी वो भारत ने दी। राजनीतिक जो संबंध, सामरिक जो संबंध सर्वप्रथम स्थापित किए थे, व्यापारिक जो संबंध स्थापित किए थे, वो एकमात्र भारत देश ही था सर्वप्रथम जो बांग्लादेश से स्थापित किए थे। इसके बाद दक्षिण एशियाई समूह में भारत और बांग्लादेश की जो व्यापारिक जो भागीदारी है उच्च कोटि की है, वाकई में उच्च कोटि की है। और सामरिक क्षेत्र में भी बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीन की जो भारत को गिरने की जो विस्तारवादी नीति है, वो इस नीति को, ये जो आंदोलन है, ये जो लड़ाई है, ये उस नीति को काफ़ी अनुकूलता प्रदान करती है। अगर चीन को उसके उद्देश्यों से रहित करना है
तो हमें बांग्लादेश के साथ संबंध बनाए रखने पड़ेंगे। यह भारत की उत्तर पूर्वोत्तर की सुरक्षा का भी सवाल है। अगर भारत और बांग्लादेश की साझेदारी, उनके समझौतों के बारे में अगर बात करें तो कई समझौते भी हुए, उनमें तात्कालिक कुछ समझौते भी हैं, जैसे कि 2015 में भूमि सीमा समझौता हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। इसके साथ साथ 2023 में एक अभी जो 2023 में रिसेंटली में अखौरा अगरतला एक रेल रोड लिंक परियोजना चल रही है, जो कि बांग्लादेश को त्रिपुरा राज्य से जोड़ती है। इससे आवागमन आसान हो जाएगा, व्यापार की भागीदारी बढ़ेगी। इसके साथ साथ 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी भी हुई थी। इसके साथ साथ 2026 में आने वाले 2 सालों में भारत और बांग्लादेश ने सामान्य से साझेदारी जाहिर की है कि आने वाले 2026 में एक मुक्त व्यापार समझौते पर भी साइन किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता भी होगा। इसके साथ साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का भी एक समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें हमारी सेनाएं और बांग्लादेश की सेनाएं संयुक्त होकर सैन्य अभ्यास करेंगी। अगर बात करें कि भारत और बांग्लादेश की एक बहुपक्षीय सहयोग, कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसी संस्थाएं जिसमें भारत और बांग्लादेश एक साथ हैं, तो सार्क जैसी संस्था, IORA जैसी संस्था, बिम्स्टेक जैसी संस्थाएं, इनके माध्यम से भारत और बांग्लादेश एक सामूहिक साझेदारी के रूप में अपने देश की, अपने मित्र देशों की व्यापारिक भागीदारी में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो ये रही भारत और बांग्लादेश की संबंधों की व्याख्या कुछ। और ये जो आंदोलन हो रहा है, इसका क्या रीज़न है, तात्कालिक रीज़न क्या है, इसके कुछ दीर्घकालीन रीज़न क्या है, और शेख हसीना जी का राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, मैंने इसके बारे में जानकारी देने की आपको थोड़ी सी कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपने कुछ न कुछ इससे सीखा होगा। धन्यवाद।